दोस्तों आज पेश है बंदर बना राजकुमार। ये कवर चित्र है दोस्तों। काशी के राजा रामचंद्र के पुत्र जितेंद्र की राज्य के दीवान के पुत्र वीरसेन से गहरी मित्रता थी। एक दिन, राजकुमार, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। मित्र, तुम्हें अचानक बाहर जाने का फैसला कैसे कर लिया? दीवान का पुत्र ने बाहर जाने के कारण बताया। मेरे पिता बचपन में हमारी शादी शांति नाम की लड़की से कर दी। अब मेरे पिताजी की इच्छा है मैं अपनी पत्नी को ले आऊं। तुम्हारा अकेले जाना उचित नहीं होगा, हम भी तुम्हारे साथ इस सफर में चलेंगे। मैं भी यही चाह रहा था। क्या महाराज आपको राज्य से बाहर जाने की आज्ञा देंगे? पिताजी, महाराज से हम अनुमति ले लेंगे। सफर की तैयारी करो, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगले दिन दोनों मित्र घोड़े पर सवार होकर सफर के लिए निकल पड़े। राजकुमार, इन सामान्य कपड़ों में तुम्हें कोई नहीं पहचान लेगा। मैं भी यही चाहता हूँ। और दिन भर के सफर के पश्चात, ठीक है, हमारे घोड़े थक गए हैं चुके हैं, हमें पड़ाव डाल लेना चाहिए। तुम ठीक कहते हो। वीरेंद्र सेन ने घोड़े को चरने के लिए छोड़ दिया। राजकुमार, आप यहीं पर रुके, मेरा इंतजार करें, मैं भोजन हेतु फल तोड़ कर लाता हूँ। वीरेंद्र सेन जंगल की ओर चल दिया। मैं भी थोड़ा बहुत इधर उधर घूम कर देख लूं। राजकुमार को दूर जाने पर मार्ग भटक गया। मैं जंगल में भटक गया। मेरा मित्र लौटेगा तो मुझे ना पाकर परेशान हो जाएगा। भूख से परेशान होकर राजकुमार ने फलों से लदा एक वृक्ष दिखाई दिया। इन पेड़ से फल तोड़कर अपनी भूख मिटाऊं। राजकुमार वृक्ष से फल तोड़कर खाने लगा। इस फल का स्वाद विचित्र है, यही यह मुझे आने न पहुंचा दे। फल खाते ही राजकुमार की आकृति बंदर के समान बन गई। हे प्रभु, यह कैसी माया है? मानव से बंदर कैसे बन गया? यह बंदर कैसे संकट में फंस गया? यह कोई यकीन नहीं करेगा कि मैं राजकुमार हूँ। कुछ दूर चलने पर राजकुमार एक सीमा पर लगाए एक योगी बैठा दिखाई दिया। चलकर योगी से बात करूं, शायद ये मेरा दुख दूर कर दे। बंदर बना राजकुमार योगी के सामने बैठ जाता है। योगी का ध्यान टूटने पर मैं इसे अपनी कथा सुनाऊंगा। कुछ देर पश्चात योगी का ध्यान भंग होता है। यह बंदर भूखा लगता है, कुटिया से लाकर कुछ फल खाने को दूं। इसी समय राजकुमार बोल उठता है, योगी राज, मैं एक मुसीबत का मारा प्राणी हूँ। ये तुम मनुष्यों के समान बोल रहे हो? बंदर मानव के समान बोलता देख योगी हैरान रह गया। तुम कौन हो बंदर होकर मनुष्य की बातें कैसे बोल रहे हो? मैं काशी का राजकुमार का पुत्र जितेंद्र हूँ। मेरा अपने मित्र वीरसेन के साथ जंगल में पड़ाव डाला। राजकुमार ने सारा विश्रांत बता देता है। उस फल के फल खाते ही, वृक्ष के फल खाते ही मैं मानव से बंदर बन गया। योगी इस वेद को समझ जाता है। राजकुमार, तुमने मायावी वृक्ष के फल खा लिया, इसी कारण तुम्हारी यह दशा हो गई। योगीराज, यह कैसा वेद है? योगीराज राजकुमार को बताता है, एक विशेष ग्रह में उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष के फलों का प्रभाव आ जाता है। तुमने ऐसी दशा में फल तोड़कर खाया है। अब क्या मैं शेष जीवन बंदर ही बना रहना पड़ेगा? नहीं, 6 माह पश्चात वह ग्रह अस्त हो जाएगा, प्रभाव समाप्त हो जाएगा, बंदर रहते हुए अंदर विपुल शक्ति रहेंगी। राजकुमार यह सुनकर निराश हो जाता है। योगीराज, क्या अन्य कोई उपाय नहीं है? एक विधाता का खेल है राजकुमार, इसमें भेद को समझना बहुत कठिन है। योगीराज को प्रणाम कर राजकुमार चल पड़ा। मुझे 6 माह तक बंदर के रूप में जीवन गुजारना हुआ। उधर 20 दिन वापस लौट आया। अरे, राजकुमार कहाँ चला गया? मैंने उसे यहीं रुकने को कहा था। वीरसेन अपने मित्र को खोजने निकल पड़ा। मैंने तो तलाश करते करते थक कर चुका हूँ, कहीं मेरा मित्र किसी हिंसक पशु ने न मार डाला हो। तभी बंदर बना राजकुमार वीरसेन को नजर आ जाता है। अरे, यह मेरा मित्र वीरसेन मुझे पाकर परेशान हो रहा है। राजकुमार अपने मित्र के पास पहुंचता है। ए बंदर, मेरे पास क्यों आ रहा है? वीरसेन, मैं तुम्हारा मित्र राजकुमार हूँ। बंदर को मनुष्य के समान बोलते देख वीरसेन चकित रह जाता है।
यह कोई प्रेत है जो बंदर का रूप धरकर मुझे धोखा देना चाहता है। तुम बंदर हो, तुम कैसे मेरे मित्र हो सकते हो? राजकुमार अपने मित्र को सारा विस्तार बता देता है। इस प्रकार मनुष्य से बंदर के रूप में आ जा गया। राजकुमार, यह तो बहुत बुरा हुआ, अब महाराज को तुम्हारे बारे में क्या कहूंगा? यह योगीराज ने बताया कि 6 माह बाद में पुराना रूप वापिस आ जाएगा। मित्र, अब मेरे लिए क्या आदेश है? राजकुमार ने उसे कहता है, मैं बंदर के रूप में तुम्हारे साथ चलूंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। और कुछ समय पश्चात दोनों चल पड़ते हैं। मैं जानता हूँ अभी हमारे काफी सफर तय करना है। 4 दिन के सफर के पश्चात यहाँ तक तो सुकुशल आ गई। मित्र, वह देखो सामने राजगढ़ का किला, यही है हमारी मंजिल। राजगढ़ के किले में दोनों प्रवेश कर जाते हैं। अब आगे खामोश ही रहना। मैं भी मेरा भेद किसी को मत बताना, ऐसा ही होगा। वीरसेन एक व्यक्ति को रोककर पूछता है, युग तुम इस नगर में अजनबी लगते हो, तुम दीवान जी की हवेली का पता पूछ रहे हो? क्यों भाई, दीवान जी चमनलाल की हवेली किस तरफ है? वह व्यक्ति उसे बताता है, चमनलाल जी का समधी हूँ, बहुत दूर का सफर करके उनसे मिलने चला आ रहा हूँ। वो आओ, दीवान जी की हवेली तक छोड़ाता हूँ। वीरसेन उस व्यक्ति के साथ चल पड़ा। तुम्हारे पास यह बहुत अच्छा बंदर है। यह बंदर नहीं बल्कि मेरा मित्र है। दीवान की हवेली पहुंच कर वह व्यक्ति चला गया। मित्र ससुराल तक तो पहुंच आ गई। अब मुझे मुंह से एक शब्द में नहीं कहूंगा। वीरसेन अपने आगमन की सूचना सेवक अंदर भेज देता है। हवेली में मालिक काशी से वीरसेन नामक युवक आया है। आह, अहो भाग्य, हमारे हमारे दीवान जी आए हैं। दीवान चमनलाल अपने दामाद का सम्मान के साथ अंदर ले जाता है। बेटे, मुझे तुम्हारा पिता का संदेह मिला था, अब तुम आराम करो। आप अपनी बेटी को कब विदा करेंगे? अगर तुम्हें जल्दी है तो 2-3 दिन बाद हम अपनी बेटी को तुम्हारे साथ भेज देंगे। उधर पति के आने की सूचना शांति को मिल दी। तो मेरे रंग में भंग डालने आ पहुंचा। बस मेरा बस चले तो इसे जहर खिला दूं। वीरचंद ने भोजन के समय अपने मित्र बंदर को खिलाया, खुद भी भोजन किया। रात्रि में, दामाद जी, आपने सोने का इंतजाम कर दिया है? बिटिया कक्ष में का इंतजाम बिटिया के कक्ष में किया गया है। मेरे मित्र बंदर के लिए क्या व्यवस्था है? यह बहुत सीधा बंदर है, किसी को कुछ नहीं कहता, यह हवेली में पड़ा रहेगा। वीरसेन अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंचा। क्या आप सचमुच मुझे साथ ले जाने आए हैं? हाँ, मेरे पिताजी की यही आज्ञा है। सेवक आकर पति पत्नी को दूध दे देता है। तुम मेरे आने से उदास क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। यह यह सो जाएगा तो चुपके से अपने प्रेमी से मिलाऊं। वीरसेन सफर के कारण थका हुआ था, नींद आने लगी। थकान के कारण मेरा शरीर टूट रहा है। आप शयन पर आराम कीजिए, मैं आपके पैर दबाती हूँ। वीरसेन सैया पर लौट गया और शांति उसके पैर दबाने लगी। मेरा प्रेमी मेरा इंतजार कर रहा होगा, अभी सोए भी नहीं। वीरसेन को गहरी नींद आ गई, यह तो सो गया। शांति सैया से नीचे उतर आई। अब मैं श्रृंगार करके अपने प्रेमी से मिलने जा सकती हूँ। शांति 16 श्रृंगार किया और आहिस्ता से कक्ष से बाहर निकली। इस समय हवेली में सभी सोए हैं। प्रति रात्रि यह आज भी पिछले दरवाजे से निकल के जाऊंगी। पास एक अन्य कमरे में राजकुमार मौजूद था। आज मेरी आंखें नींद नहीं आनी, नींद न जाने कहाँ चली गई। सारी हवेली के लोग सोए पड़े हैं, मैं बाहर घूम कर देखता हूँ। इसी समय शांति कक्ष के दरवाजे के सामने गुजरती नजर आई। यह सुंदर नारी रात्रि के समय सच कर कहाँ जा रही है? राजकुमार अपने मन में विचार करता है, यह सुंदरी अवश्य मेरे मित्र की पत्नी है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। वह कक्ष से बाहर जाता है और गैलरी में शांति आगे जाती दिखाई देती है। इसके पीछे चलकर मुझे पता चल जाएगा ये कहाँ और क्यों चली जा रही है। शांति अपने को छुपाती हवेली के पिछले दरवाजे पर आती है।
आज मुझे हवेली से निकलते बहुत देर हो गई है, मेरा प्रेमी मेरा इंतजार कर रहा होगा। राजकुमार के पीछे छिपकर आ रहा था। राजकुमार भी पीछे। अरे, ये तो हवेली से बाहर जा रही है, उससे ही से पीछे कोई भेद है। हवेली से निकलकर शांति मरघट की ओर जाने लगी। इस औरत को के दिमाग खराब हो गया। रात्रि के समय मरघट में किसी से क्या काम। मरघट की एक झोपड़ी में पहुंचकर शांति रुक गई। मेरे प्रेमी को पता होगा कि मैं कितने कष्ट उठाकर यहाँ तक आई हूँ। इस झोपड़ी में शांति का प्रेमी साधु रहता था। वह शांति के आने के इंतजार कर रहा था। बेवकूफ अभी तक नहीं आई। आज मैं उसे बात की सजा दूंगा। और उसी समय शांति झोपड़ी में प्रवेश करी। प्रीतम में आ गई। साधु उसे देखकर क्रोधित उठा। दुष्टा, तूने आने में इतनी देर कैसे होगी? मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरा पति मुझे लेने आ गया। उसकी सेवा में लगे रहने के कारण मुझे समय पर नहीं आ सकी। बाहर खड़ा राजकुमार झाँक कर अंदर का दृश्य देख रहा था। यही औरत अपने पति पर विश्वासघात करके साधु के पास आई है। साधु का क्रोध कम न हुआ। उल्टा, तूने हमसे ज्यादा अपने पति का ध्यान दिया। हम तुझे ऐसी सजा देंगे तू किसी को मुंह दिखाने नहीं लायक नहीं रहेगी। मुझे क्षमा कर दो। क्रोध में भरे साधु ने तलवार निकाल ली और शांति के नाक काट काट दिए। धोखेबाज, तेरी यही उचित सजा है। जल्दी जा वरना तेरी गर्दन काट दूंगा। नीच, नीच, तूने यह क्या किया? राजकुमार यह देखकर बहुत क्रोध आ गया। अरे, यह पदभ्रष्ट साधु ने इस औरत की नाक काट दी। शांति रोती हुई झोपड़ी से बाहर चली गई। अब मैं इस रूप में अपने पति के पास कैसे जाऊंगी? राजकुमार ने फैसला कर लिया। इस ढोंगू साधु को सजा दूंगा। वह झोपड़ी में प्रविष्ट हुआ। अरे, यह बंदर यहाँ कैसे आ गया? तू साधु के रूप में शैतान है? बंदर मनुष्य की समान बोलता है? तुझे एहसास नहीं, नारी पर हथियार चलाकर कायरता का परिचय दिया है। विचित्र बंदर, तुम मानवता का पाठ पढ़ाएगा? मैं पापियों को दंड सजा देना जानता हूँ। तू बंदर होकर मुझे दंड देगा? साधु हंसता है। जा, अपनी खैरियत चाहता तो यहाँ से भाग जा, वरना क्या कर लेगा? साधु राजकुमार को धमकी देता है। इसी तलवार से तेरे शरीर के टुकड़े कर दूंगा। ऐसा लगता है तेरे सिर पर मौत ना उतर रही है पापी। साधु तलवार उठाता है। मूर्ख बंदर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी समय राजकुमार ने बने बंदर ने पूछ को वाली तलवार पर हाथ पर लपट गया। ओह मेरी कलाई! राजकुमार फुर्ती से तलवार उठा लिया। हे प्रभु, मेरे इस दुष्ट की आत्मा से रक्षा कर। तूने साधु होकर पापियों जैसा आचरण किया है। तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। और राजकुमार ने तलवार का प्रहार किया। दुष्ट, तेरी आई दंड है। मृत साधु राजकुमार के 4 टुकड़े कर दिए। इस पापी को अपने कर्मों की सजा मिल गई। उधर मरघट से निकलकर शांति सोचने लगी। मैं घर जाकर क्या बताऊंगी? अब मेरा पति भी मुझे दुत्कार देगा। सहसा उसे विचार सूझा। हाँ, यह ठीक रहेगा। मेरे पति ने आकर मुझे इस मुसीबत में डाला। मैं अपनी नाक कटवाने का आरोप उसी पर लगा दूंगी। शांति अंदर जाते ही समय द्वार भी अंदर से बंद कर लिया। राजकुमार जब वापिस आया तो ओह, दरवाजा बंद हो गया। हवेली की दीवार पर चढ़ना कठिन है। राजकुमार फैसला करता है, रात बिताने के लिए आसपास बगीचे में चलता हूँ। और शांति चलती हुई कक्ष में जा पहुंची। यह बेवकूफ सोया हुआ है, अब मुझे शोर मचा देना चाहिए। अरे कोई, दौड़ो, मुझे बचाओ, मेरा पति मेरी नाक काट रहा है। शोर सुनकर हवेली में सभी जाग जाते हैं। बिटिया रानी खतरे में है। दामाद जी उसके नाक काटने पर उतारू है। पत्नी की पुकार सुनकर वीर सैन भी जाग गया। क्या हुआ? तेरी नाक किसने काटी? बचाओ, मेरा पति मुझे मार रहा है। दीवान चमनलाल तथा हवेली के सेवक आ जाते हैं। बिटिया, तेरा यह दशा? पिताजी, इस दुष्ट ने मेरी नाक काट ली। मैं निर्दोष हूँ, मुझे झूठा आरोप लगाया जा रहा है। दीवान अपनी बेटी की यह दशा देखकर क्रोधित हो जाता है। पापी, तूने मेरी बेटी की यह दुर्दशा की। अभी तुझे सिपाहियों को सौंप देता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई दोष नहीं। दीवान चमनलाल अपने सेवकों को आदेश देता है, जाओ इस नवधाम को सैनिकों को सौंप दो।
सेवक वीरसेन को पकड़ कर ले जाते। बेटी चिंता मत कर, इस अन्याय को राजा कठोर सजा देगा। जी पिताजी। राजा मेरे पति वीरसेन को अवश्य ही सूली पर चढ़ा देगा। इस पापी के कारण यह दशा हुई है। वीरसेन को पकड़कर सैनिक कोतवाल के पास ले जाते हैं। सैनिक, इस युवक ने तुम्हारे किस अपराध में पकड़ा है? इस नरधाम ने दीवान चमनलाल की बेटी की नाक काटी। ओह! सैनिकों को आदेश देता है, इसे हवालात की कोठरी में डाल दो, कल महाराज दरबार में पेश किया जाएगा। सैनिक के कोठरी में वीरसेन को बंद कर चले जाते हैं। प्रभु, किस खतरे में फंस गया। अगले दिन राज दरबार में वीरसेन को लाया जाता है। मंत्री जी, इसी युवक का क्या अपराध किया है? महाराज, इस दुष्ट ने दीवान चमनलाल की बेटी की नाक काटी है। महाराज, मैं निर्दोष हूं। महाराज आदेश देता है, कल शाम इस अपराधी को फांसी पर लटका दिया जाए। सैनिक वीरसेन को ले जाते। पता नहीं मेरे मित्र कहाँ है, उसे मेरे संकट का पता भी चला है, अवश्य मदद करेगा। उधर राजकुमार बगीचे में घूम रहा था। अरे, तुमने कुछ सुना? क्यों भाई, कोई नया समाचार है? राजकुमार ने इन दिनों दोनों की बात सुन ली। अपने महाराज दीवान चमनलाल के दामाद को फांसी का हुक्म दिया है। घोर कलयुग है। खुद पति ने पत्नी की और अपनी पत्नी की नाक काट ली। राजकुमार चिंता में पड़ गया। मेरे मित्र के प्राण संकट में है। राजकुमारी बगीचे से निकल जाता है। अब मुझे सामान्य बंदरों के समान किसी प्रकार राज दरबार तक पहुंचना चाहिए। और वह किसी प्रकार बचता बचाता राजकुमार राज दरबार तक पहुंच गया। सैनिकों, जाओ अपने महाराज से कहो, कपिराज आए हैं। अरे, यह बंदर तो मनुष्य के समान बोल रहा है। सैनिक को क्रोध आ गया। विचित्र बंदर, तुम यहां से चला जाना था, हमें भाले से तेरी खोपड़ी में छेद कर डालेंगे। मूर्खों, मेरी शक्ति नहीं पहचानते? एक सैनिक ने भाले से प्रहार किया, किंतु राजकुमार ने उसे गिराकर भाला छीन लेता है। बोलो, तुम्हें जिंदा छोड़ूं या मार डालूं? मुझे मत जान मत लो। राजकुमार सैनिक को छोड़ देता है। जाओ, महाराज को मेरे आगमन की सूचना दो। मैं अभी महाराज से कहकर आता हूँ। यह कोई दुष्ट आत्मा लगता है। सैनिक जाकर मंत्री जी से कहता है, मंत्री जी, कपिराज नाम का एक बंदर महाराज से मिलना चाहता है। मूर्ख, तुमने उस बंदर को भगा क्यों नहीं दिया? क्यों चले आए? वह सामान्य बंदर नहीं है, मनुष्य के समान बातें करता है। फिर भी कोई जादूगर होगा, उसे तुरंत मार डालो। राजकुमार को राज दरबार में आप पूछा। मंत्री उसे देखते ही चीखा, सैनिकों, बंदर को मार डालो। ऐसा लगता है राज दरबार नहीं, मूर्खों की सभा है। मंत्री को क्रोध आ जाता है। हमें मूर्ख कहने वाले बंदर, अभी तलवार से तेरी गर्दन काटता हूं। मंत्री तेरे सैनिक मुझे मारने की चेष्टा कर चुके हैं। मूर्ख, तू भी अपनी इच्छा पूरी करके देख ले। अब तू मेरे हाथों बचकर नहीं सकता। महाराज दिलचस्प लड़ाई देख रहे थे। इस बंदर में कोई आत्मा प्रवेश कर गई है, इसी कारण यह मनुष्य के समान आचरण कर रहा है। इसी समय बंदर बड़े राजकुमार की पूछ मंत्री की तलवार वाले हाथ पर लिपट ली। देखो, शक्ति का चमत्कार। ओह मेरा! और राजकुमार ने तलवार छीन ली, मंत्री के सीने पर टेक दी। अब बता, जान किसकी खतरे में है, मेरी या तेरी? राजकुमार ने महाराज की तरफ देखकर कहा, कहिए महाराज, इस मूर्ख को मारूं या जिंदा छोड़ दूं? महाराज कहते हैं, कपिराज, तुम हमारे मंत्री को छोड़ दो। राजकुमार मंत्री को छोड़ देता है। कपिराज, तुमने दरबार में बैठे सभी व्यक्तियों को मूर्ख क्यों कहा? महाराज, जिस दरबार में निर्दोष आदमी को सजा मिले, वो मूर्ख का जमघट लगेगा। क्या हमने किसी के साथ अन्याय किया है? जी हाँ, आपने आदेश पर निर्दोष वीरसेन को फांसी की सजा दी जाने वाली है। महाराज ने तुरंत स्मरण आया। तुम कैसे कह सकते हो वीरसेन निर्दोष है? महाराज, जिस समय यह घटना घटी हुई थी उस समय मैं मौजूद था। महाराज यह सुनकर हैरान रह गए। अगर वीरसेन अपराधी नहीं तो अपराधी को दोषी कौन है? वह व्यक्ति जिसे दीवान की बेटी मरघट में गई थी मिलने। राजकुमार ने यह विस्तार बताने के पश्चात कहा, उस साधु ने शांति की नाक काट डाली। शांति रोती हुई
मरघट से वापिस चली आई। इसके बाद क्या हुआ महाराज, मैंने तलवार से उस साधु को मार डाला। उसके बाद जब मैं हवेली में आया तो दरवाजा बंद हो चुका था, अतः मैं मंदिर वाले बगीचे की तरफ चला गया। महाराज सोच में पड़ गए। तुम सत्य कहते हो, यह बात कैसे पता चले? महाराज, मुझे यह बंदर झूठा और पाखंड नजर आता है। दो व्यक्तियों की वार्तालाप के बीच में बोलने वाला परम महामूर्ख कहलाता है मंत्री जी। कपिराज, ठीक कहते हैं महामंत्री, आप बीच में बोलना युक्ति संगत नहीं है। महाराज, मरघट में स्थित साधु की झोपड़ी में आप सैनिकों को भेजकर सत्याग्रता का पता लगा सकते हैं। कपिराज, हम ऐसा ही करेंगे। और मंत्री ने क्रोध दिखाने का अवसर मिल गया। अगर तुम्हारी कहानी झूठी निकली तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। तब तक अपने मित्र वीरसेन के साथ फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं। और महाराज सैनिकों को मरघट की तरफ भेज देते हैं। यह बंदर है या कोई प्रेत लगता है? ठीक कहते हो, मनुष्य के समान बोलना बंदर बोल सकता है। साधु की झोपड़ी में पहुंचकर, अरे यहाँ तो मृत साधु की लाश पड़ी है। यह देखो, दीवान की बेटी के कने नाक कटी हुई बीध रहा है। सैनिक वापस लौटने लगते हैं। मुझे भी हैरानी है, बंदर की बात सच निकली। सैनिक महाराज से जाकर सूचना देते हैं। महाराज की जय हो। मरघट वाली झोपड़ी में जाकर तुमने क्या देखा? हमने वहां साधु की लाश और एक कटी हुई नाक दिखाई दी। महाराज, मैं आपकी भूल का एहसास होता है। कबीरा, तुम बहुत अच्छा किया, समय पर से पहले आकर हमें न्याय करने से रोक लिया, अन्याय करने से। महाराज, मेरे मित्र वीरसेन को आजाद किया जाए। महाराज वीरसेन को आजाद करने का आदेश देता है। कपिराज, हम चाहते हैं कि तुम अपने मित्र की और हमारे मेहमान रहो। अवश्य महाराज। वीरसेन कैद से छूटकर अपने मित्र के पास आ गया। मित्र, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। वीरसेन, सच्चे मित्र को संकट के समय परख होती है। उधर मंत्री अपने निवास पर, शैतान बंदर, तुझे राजा के सामने नीचा दिखाया, मैं इस अपमान का बदला लूंगा। मंत्री सैनिक को भेजकर राजजोशी के सामने निवास स्थान पर बुलाता है। राजजोशी, उस बंदर को अपने अपमान का बदला लूंगा। राजजोशी के आने पर, मंत्री, आपने क्यों याद किया? मैंने आपको एक विशेष कार्य के लिए बुलाया है। मंत्री, आज्ञा दीजिए। आज राज दरबार में मेरा अपमान हुआ है, यह आपने देखा होगा। जी हाँ, सुना महाराज उस अतिथि गृह में ठहरा है। उस चंडाल बंदर ने अपने अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। इस कार्य में मुझे आपका सहयोग चाहिए। राजवंशी सोच में पड़ गया। इस दुष्ट मंत्री उन दोनों का हित करना चाहता है। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मंत्री अपनी योजना बताता है। आपको याद होगा, कुछ वर्ष पहले एक राक्षस राजकुमारी चंपा को उठा ले गया था। जी हाँ, मुझे यह घटना याद है। महाराज अपनी बेटी को आज तक नहीं भूल सके। अगर आप महाराज से कहें राजकुमारी को खोजने पर भेजे, तब ये दोनों राक्षस के हाथ मारे जाएंगे। जी हाँ, इसी तरह मेरा अपमान का बदला पूरा हो जाएगा। राजोशी एक पूरी बात याद आ जाती है। मंत्री जी, आप बात और भूल रहे हैं क्या? राजकुमारी चंपा के जन्म में बाद उसकी जन्मपत्री बनाते समय एक भविष्यवाणी की थी, राजकुमारी चंपा की शादी एक बंदर से होगी। महामंत्री सुनकर हैरान रह जाते हैं। यह संभव है? अगर संभव न होता तो एक बंदर मनुष्य के समान कैसे बात करता? मंत्री निर्णय कर लेता है। मुझे यकीन है, अगर उस राक्षस से यह बंदर बच नहीं सकता। आप महाराज से इस कार्य के लिए प्रेरित करें। मंत्री जी, ऐसा ही होगा। राजजोशी ने महाराज महल में महाराज को बताया। महाराज, राजकुमारी चंपा को कपिराज वापिस ला सकते हैं। आप उसे इस कार्य पर भेजें। उस राक्षस को हमारी सेना भी परास्त नहीं कर सकी। फिर यह बंदर साधारण बंदर नहीं है, इसके अंदर कोई पुण्य आत्मा प्रवेश कर गई है। अगर ऐसा ना होता तो यह बंदर मनुष्य के समान न बोलता। राजजोशी, हम आपकी कथन से सहमत है। आपको मैंने राजकुमारी चंपा के जन्म पत्री बनाते समय कहा था, उसकी शादी एक बंदर से होगी। हम यह बात आज तक नहीं भूले।
महाराज, हर रात के बाद सवेरा होता है। मुझे विश्वास है आपके दुखों का अंत आप पहुंचा। ठीक है कपिराज, मैं चंपा को लेने के लिए कहूंगा। और अगले दिन राज दरबार महाराज उन दोनों को बुलाकर अपनी परेशानी बताई। कपिराज, तुम्हारे अंदर विलक्षण शक्ति है मौजूद है। एक राक्षस को मारकर मेरी बेटी को वापस ला सकते हो। महाराज, मैं आपके लिए जान पर खेल सकता हूँ। राजकुमारी को लेकर आऊंगा। फिर दोनों मित्र सफर के लिए तैयार होकर एक चल दिए। सुना राजा सैकड़ों सैनिकों से न मार पाए। मुझे पता है चला है, राक्षस एक पहाड़ी के नीचे घाटी के जंगल में रहता है। दिन भर सफर करने के पश्चात एक स्थान पर रुके। मित्र, तुम यहीं ठहरो कर मेरा इंतजार करो, मैं आसपास किसी सरोवर से पानी लाता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। राजकुमार पानी की तलाश में चला गया। उसके बाद राक्षस की नजर वीरसेन पर पड़ गई। अरे मनुष्य, आज बहुत दिनों बाद पश्चात स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। वीरसेन राक्षस को देखकर बुरी तरह भयभीत हो जाता है। अरे राक्षस मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। हाँ, मनुष्य आज मनुष्य का भोजन करूंगा। राक्षस वीरसेन को उठा ले जाता। बचाओ बचाओ। और कुछ समय पश्चात राजकुमार वापिस लौटता है। वीरसेन कहा हो, मेरा मित्र न जाने कहाँ चला गया। घोड़ा यही है, नजर आ रहा है। कहीं हुआ राक्षस तो बहुत तलाश करने पर राजकुमार वीरसेन को न मिला। मुझे अपने मित्र को अकेले नहीं छोड़कर जाना चाहिए था। वह राक्षस के हाथ लग गया हुआ। एक वृक्ष पर रात भर विश्राम करने के पश्चात राजकुमार घाटी की तरफ चल पड़ा। घाटी शुरू होने से पहले मुझे घोड़े को यही जंगल में छोड़ देना होगा। घोड़े को छोड़कर वह घाटी में उतरने लगा तो उसे नरकंकाल दिखाई दिया। आसपास राक्षस का ठिकाना होना चाहिए। कुछ दूर चलने पर एक पत्थर का बना मकान दिखाई दिया। यह राक्षस का घर लगता है। मकान के पास बने कुएं निकट खड़ा था। तभी, अरे यह तो शेरनी है, मुझे पर हमला न कर दे। राजकुमार हैरानी हुई कि शेरनी उस पर झपटने की कोशिश तक नहीं की। यह शेरनी भूखी नहीं लगती, वरना मुझ पर हमला जरूर करती। शेरनी के पास जाकर राजकुमार भयभीत नहीं हुआ। इसकी कमर पर हाथ प्यार से फेरता हूँ। शेरनी ने राजकुमार को सहलाया। बहुत अच्छा लगा। अरे यह तो इस तरह प्रसन्न हो रही है जैसे कोई पुराना परिचित मिल गया। शेरनी के साथ एक वह गुल मिल गया। शेरनी फलों के वृक्ष के पास आई। हूँ, तू मेरे मन की बात समझ गई। मुझे भूख लगी है, तभी तो तू मुझे यहाँ ले आई। और राजकुमार फल खाकर पेट भर लिया। रात होते ही वह वृक्ष पर चढ़ गया। अब तू कहीं जाकर छिप जा, अगर वह राक्षस आ गया तो तुझे खा जाएगा। शेरनी चलती हुई कुएं के पास जाकर रुक गई। इसी समय राक्षस वहां आ गया। मैं तेरे असली रूप में लाता हूँ। राजकुमार राक्षस कुएं से पानी खींच कर युक्ति के चींटे मारता है और चींटे पड़ने पर शेरनी सुंदर युक्ति में बदल जाती है। अरे यह तो शेरनी तो लड़की के रूप में बदल गई। अवश्य ही यह राजकुमारी चंपा है। सुबह होते ही राक्षस ने दोबारा पानी के छींटे राजकुमारी के ऊपर मारे और फिर शेरनी बन गई। अब मैं जाता हूँ, रात्रि के समय फिर आऊंगा। राक्षस के जाते ही राजकुमार पेट से नीचे उतरता है। मैं जानता हूँ राजकुमारी चंपा, मैं तुम्हें वास्तविक रूप में लाता हूँ। कुएं के पानी के छींटे पड़ते ही चंपा का रूप परिवर्तन हो गया। मनुष्य के समान बोलने वाले बंदर, तुम कौन हो? अगर तुम जिंदगी चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। राजकुमारी चंपा, मैं तुम्हें इस राक्षस से छुड़ाने आया हूँ। राजकुमारी चंपा अपने पूरे वृत्तांत बताता है। राजकुमारी, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें पिता तक पहुंचा दूंगा। इस राक्षस के जीवित रहते ही यह बात संभव नहीं है। मैं कहीं चली भी जाऊं तो यह मुझे पकड़ पकड़ लाएगा। राजकुमार ने योगी की कई बात याद आती है। मेरे शरीर के अंदर भी बोल सकती है, यह राक्षस मेरा कुछ मुकाबला करना करेगा। तब राजकुमार राक्षस से लड़ने की बात कहता है और चंपा से एक जादुई तलवार उसे ला कर देती है। अगर तुम इस राक्षस को मार दो तो मैं यही तुम्हारे साथ गंधर्व विवाह करूंगी। राजकुमारी, मैं इस दुष्ट को अवश्य मार डालूंगा। राक्षस के आते ही राजकुमार
को असली रूप राज राक्षस के आते ही राजकुमारी असली रूप में देखता है तो वह राजकुमारी पर झपटता है। बंदर, तूने यहाँ आकर अपनी मौत को बुलाई है। चल अभी पता चल जाएगा किसकी मौत आई है। और राक्षस को आमना सामना न कर सका और वह मारा गया। राजकुमारी ने अपना वचन पूरा किया। मैं अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। मैं भी अपना पति स्वीकार करती हूँ। राजकुमारी वीरसेन का ध्यान आया। कुएं में जादुई पानी के छींटे सब जीवित हो उठेंगे। इन सैकड़ों लोगों का क्या होगा? जादुई पानी के छींटे पड़ते जीवित हो गए और वीरसेन भी था। यह पूरा दल रामगढ़ आ गया। मेरी बेटी चंपा। पिताजी। कुछ समय पश्चात महाराज ने बंदर राजकुमार के साथ अपनी बेटी चंपा का विवाह कर दिया। राजकुमारी कब तक राजकुमार, आप कब तक बंदर के रूप में रहोगे? कल प्रातः तुम्हारी इस बात का उत्तर दूंगा, क्योंकि जिस ग्रह के कारण मैं बंदर बन गया उसका असर आज रात खत्म हो जाएगा। और रात्रि जंगल में पड़ा रखा और प्रातः जागने पर राजकुमारी चंपा अपने सामने एक सुंदर राजकुमार को खड़ा देखा। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पति बंदर राजकुमार। और कुछ समय पश्चात राजकुमार, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे पिताजी जब तुम्हें अपनी बहू के रूप में देखेंगे तो वह भी प्रसन्न होंगे। समाप्त दोस्तों।